नमस्कार। आज की बातचीत एक ऐसे विचार से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। क्या हो अगर किसी इंसान की पूरी जिंदगी में औसतन सिर्फ 4000 हफ्ते हों? सुनने में अजीब है, हाँ? लेकिन यही वो केंद्रीय सोच है जिस पर ओलिवर बर्कमैन की किताब 4000 वीक्स टाइम मैनेजमेंट फॉर मॉर्टल्स आधारित है। आज हम इसी नजरिए पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये विचार सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, ये उस पूरी धारणा को जिसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते आए हैं उसको चैलेंज करता है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट मतलब ज्यादा काम कम समय में। वही, पारंपरिक तौर पर हम यही सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है ज़्यादा एफिशिएंट होना, अपनी प्रोडक्टिविटी को एकदम पीक पर ले जाना है। लेकिन ये किताब कहती है कि शायद असली मुद्दा कुशलता है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? असली मुद्दा है हमारी जिंदगी की सीमितता को स्वीकार करना। ये फैक्ट कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, ये इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि इन गिने चुने हफ्तों में आखिर सच में मायने क्या रखता है। ठीक है, तो चलिए फिर इस स्रोत सामग्री को खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 4000 हफ्तों वाला नजरिया है, ये हमारे समय को, हमारे काम को और शायद पूरी जिंदगी को देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है। हमारा मकसद सिर्फ विचारों को समझना नहीं, बल्कि ये जानना है कि इस सोच का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं उस समय के भ्रम से जिसका जिक्र है किताब में। ऐसा लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग शायद अनजाने में ही इस सोच के साथ जीते हैं कि अरे अपने पास तो बहुत टाइम है। हाँ, या कम से कम भविष्य में मौका मिल ही जाएगा। बिल्कुल, वो चीजें जो हम अभी टाल रहे हैं वो सपने वो बाद में पूरे कर लेंगे। हम अक्सर कहते हैं अरे ये काम कल कर लेंगे या अगले महीने देख लेंगे, या फिर वो सबसे क्लासिक वाला रिटायरमेंट के बाद ऐश करेंगे। हाँ, और ये भ्रम ये शायद इसलिए बना रहता है क्योंकि अपनी नश्वरता का अपनी जिंदगी की लिमिट का सामना करना साइकोलॉजिकली बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। सही बात है, कौन रोज रोज ये सोचना चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बर्कमैन का जो तर्क है वो बड़ा दिलचस्प है और शायद थोड़ा उल्टा भी लगे। वो कहते हैं कि इस सीमितता को, इस फाइनाइटनेस को मानना, एक्सेप्ट करना, ये असल में निराशाजनक नहीं है। नहीं, बल्कि ये लिबरेटिंग हो सकता है, मुक्तिदायक। सोचिए, जब आप ये मान लेते हैं कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, हाँ, हर मौका नहीं लपक सकते, हर सोशल मीडिया ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते, तब आप पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अच्छा, कैसे? आप इस बात पर फोकस करने के लिए फ्री हो जाते हैं कि आपके लिए सच में क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, बजाय इसके कि आप हर दिशा में भागते रहें कुछ न कुछ मिस हो जाने के डर से। ये सुनने में तो लॉजिकल लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा पेसिमिस्टिक नहीं लगता, निराशावादी? ये मान लेना कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, क्या इससे हमारी एम्बिशन कम नहीं होगी? ये बहुत नेचुरल सवाल है और किताब इस बात को सीधे तौर पे एड्रेस करती है। उनका तर्क है कि ये निराशावाद नहीं, ये यथार्थवाद है, रियलिज्म है। ओके। और ये महत्वाकांक्षा को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे सही दिशा देता है। देखिए, असीमित महत्वाकांक्षा यानी सब कुछ पा लेने की चाह, वो अक्सर हमें कहीं नहीं ले जाती सिवाय चिंता और एक अधूरेपन के एहसास के। लेकिन जब हम अपनी सीमाएं समझते हैं, अपनी लिमिट्स जानते हैं, तो हम अपनी एम्बिशन को उनको चुनिंदा चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो ये एम्बिशन को कम करना नहीं हुआ, ये उसे ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा मीनिंगफुल बनाना हुआ। वो लेस बट बेटर वाली फिलॉसफी है एक तरह से। समझ गई। तो ये सीमाओं को जानना असल में हमें फोकस देता है। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में स्रोत पारंपरिक प्रोडक्टिविटी तकनीकों की भी आलोचना करता है। हाँ, काफी। जैसे वो बहुत ज्यादा डिटेल कैलेंडर बनाना, हर मिनट को शेड्यूल करना, हाँ, या वो कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट जिसे देखकर ही स्ट्रेस हो जाए। ऐसा लगता है कि बर्कमैन का मानना है कि हम ज्यादा कुशल बनने और ज्यादा काम निपटाने के चक्कर में अक्सर जीवन का असली मजा ही खो देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो आकर्षक बात है ना, वो ये है कि किताब टाइम मैनेजमेंट की पूरी परिभाषा को ही बदलने की कोशिश करती है। ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स या वो लाइफ हैक्स खोजने के बारे में नहीं है जिससे आप किसी तरह दिन में 25वां घंटा निकाल लें। हाँ, वो तो आजकल बहुत चलता है। बिल्कुल, बल्कि ये एक ज्यादा गहरी, ज्यादा फिलोसॉफिकल प्रक्रिया है। ये एक्टिवली, जानबूझकर ये चुनने के बारे में है कि आप क्या नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ,
ये अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की विनम्रता है। ये समझना कि हर ईमेल का जवाब देना, हर मीटिंग में शामिल होना, हर सोशल इवेंट में जाना, हर सामाजिक निमंत्रण स्वीकार करना या हर नई स्किल सीखना, ये सब ना तो संभव है और शायद नहीं जरूरी है। और आज की दुनिया में जहां इन्फॉर्मेशन, ऑप्शंस और डिमांड्स का कोई अंत नहीं है, ये सोच उन लोगों के लिए खास तौर पर राहत भरी हो सकती है जो लगातार ओवरवेल्म महसूस करते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं शायद। व्यावहारिक रूप से ये न कहना या चुनना कि क्या नहीं करना है, ये कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब बाहर से प्रेशर बहुत ज्यादा हो, ऑफिस से, समाज से, या कभी-कभी तो अपनी ही उम्मीदों से। ये वाकई मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और किताब इस चुनौती को मानती है। ये कोई आसान स्विच नहीं है कि आपने बस ऑन कर दिया। इसमें लगातार प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। बर्कमैन सुझाव देते हैं कि शुरुआत छोटी हो सकती है। शायद पहले उन चीजों को पहचानें जो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, न कि इसलिए कि वे वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, जैसे कोई कमिटी ज्वाइन करना जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, या कोई सोशल ऑब्लिगेशन पूरा करना। धीरे धीरे छोटी छोटी कम महत्वपूर्ण चीजों पर न कहने की प्रैक्टिस करें। और ये समझना भी जरूरी है कि हर बार जब आप किसी कम महत्वपूर्ण चीज को न कहते हैं तो आप अनजाने में ही किसी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज के लिए जगह बना रहे होते हैं। सही बात है। ये एक ट्रेड ऑफ है और इस फिलॉसफी का मूल यही है कि आप इस ट्रेड ऑफ को सोच समझ कर करें, होशपूर्वक करें, न कि अनजाने में। इस बात को और साफ करने के लिए स्रोत में कुछ बहुत अच्छे रियल लाइफ के उदाहरण दिए गए हैं। एक ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति का उदाहरण है जो अपनी जिंदगी के मान लीजिए 30-35 साल सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में लगा देता है। करियर गोल्स अचीव करने में। बिल्कुल, अपनी कंपनी या फील्ड में आगे बढ़ने में। उसका कैलेंडर हमेशा फुल रहता है, मीटिंग्स बैक टू बैक होती हैं, ईमेल इनबॉक्स हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश, सब कुछ एकदम एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड। और फिर वही होता है जो अक्सर होता है। और फिर जब वो व्यक्ति रिटायरमेंट के करीब पहुंचता है या शायद जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आता है, कोई बीमारी या कुछ और, तो उसे अचानक ये गहरा एहसास होता है कि इस पूरी भागदौड़ में उसने शायद अपने बच्चों को बड़े होते हुए ठीक से देखा ही नहीं, अपने जीवन साथी के साथ वो सुकून के पल नहीं बिताए, या अपनी उन हॉबीज को वक्त नहीं दिया जिनसे उसे सच में खुशी मिलती थी। ये उदाहरण उस आम जाल को दिखाता है, भविष्य के लिए लगातार वर्तमान का बलिदान करना, जिसमें हम में से कई लोग अनजाने में फंस जाते हैं। किताब का तर्क है कि अगर हर हफ्ते, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, जानबूझकर थोड़ी देर के लिए ही सही, उन चीजों को प्राथमिकता दी जाए जो रिश्तों को गहरा करती हैं या सच्ची खुशी देती हैं, तो जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। ये बड़ी ग्रैंड योजनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे सचेत चुनावों के बारे में है। एक और उदाहरण एक छात्र का दिया गया है। ये शायद आज के यंग लोगों के लिए बहुत रिलेटेबल हो सकता है। वो छात्र जो हर असाइनमेंट, हर क्लास, हर इंटर्नशिप, हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सबको एकदम परफेक्टली मैनेज करने की कोशिश करता है। हर चीज को शेड्यूल करना। उसकी जिंदगी लक्ष्यों, डेडलाइंस और वो रेज्यूमे बनाने के प्रेशर में चलती रहती है। कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कोई मौका हाथ से निकल ना जाए, इसका डर हमेशा रहता है। यहाँ जो बड़ा मुद्दा है, जैसा कि किताब बताती है, वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में वो छोटी छोटी साधारण चीजें जो अक्सर जीवन को जीने लायक बनाती हैं, जैसे बिना किसी खास मकसद के दोस्तों के साथ गपशप करना, सुबह की धूप में बस यूं ही टहल लेना, कोई किताब सिर्फ मजे के लिए पढ़ना, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, या बिना किसी फाइनल गोल के अपने किसी शौक में डूब जाना। इन चीजों को अक्सर अनुत्पादक या टाइम वेस्ट मानकर साइडलाइन कर दिया जाता है। सही कहा। बर्कमैन कहते हैं कि यही तथाकथित अनुत्पादक पल असल में जीवन को मानवीय, रिच और सार्थक बनाते हैं। जिंदगी सिर्फ कामों की एक लिस्ट नहीं है जिसे निपटाना है, ये अनुभवों का एक सिलसिला है जिसे जीना है। और अक्सर सबसे यादगार अनुभव वही होते हैं जो प्लान नहीं किए गए थे। तो अगर हम इस स्रोत से, इस पूरी सोच से कुछ मुख्य सबक या टेकअवेज निकालना चाहें तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहला और सबसे बुनियादी तो यही है, समय की सीमितता को, उन 4000 हफ्तों की सच्चाई को गहराई से समझना और उसे गले लगाना, उससे लड़ने की बजाय। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस। और इसी स्वीकृति से दूसरा सबक निकलता है प्रायोरिटीज पर फोकस करना, बल्कि मैं कहूंगा क्रूरता से फोकस करना। क्रूरता से? हाँ, मतलब ये समझना कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको चुनना होगा।
और ये चुनाव सिर्फ जरूरी और गैर जरूरी के बीच नहीं होता। अक्सर ये कई जरूरी या कई आकर्षक चीजों के बीच होता है। यहाँ सवाल यह है कि कौन सी कुछ चीजें आपके लिए फंडामेंटली सार्थक हैं, और फिर उन्हीं पर अपनी लिमिटेड एनर्जी और टाइम लगाना। तीसरा सबक जो मुझे पर्सनली बहुत जरूरी लगता है वो है परफेक्शनिज्म को छोड़ने की कोशिश करना। हाँ, ये बहुत बड़ा है। ये मान लेना कि हर काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना न तो संभव है, न ही हमेशा जरूरी, खासकर उन कामों के लिए जो आपकी टॉप प्रायोरिटीज में नहीं आते। कभी कभी ठीक ठाक, मतलब गुड इनफ ही काफी होता है, और ये आपको उन चीजों के लिए मेंटल एनर्जी बचाता है जो ज्यादा मायने रखती हैं। चौथा, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करना। वर्तमान क्षण में भविष्य के लिए प्लान करना ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन उस भविष्य की चिंता में या उसे कंट्रोल करने की कोशिश में वर्तमान के असली अनुभव को खो देना, ये एक बड़ी चूक है। बर्कमैन का दर्शन हमें याद दिलाता है कि जीवन असल में इन्हीं वर्तमान क्षणों का जोड़ है। तो यहाँ एक बैलेंस बनाने की बात है, भविष्य की ओर देखते हुए भी वर्तमान में उपस्थित रहना। और आखिर में शायद सबसे चुनौतीपूर्ण सबक, सीमाएं निर्धारित करना सीखना, बाउंड्री सेट करना। बिल्कुल, समय की, बल्कि अपनी एनर्जी और अपने ध्यान की भी। इसका मतलब है दूसरों की गैर जरूरी एक्सपेक्टेशंस को न कहना, वो जो इन्फॉर्मेशन का अंतहीन फ्लो है, हाँ, सोशल मीडिया, न्यूज़, उसको लिमिट करना, और उन डिस्ट्रैक्शन से बचना जो आपको आपकी चुनी हुई प्रायोरिटीज से दूर ले जाती हैं। ये एक तरह से अपनी ऑटोनॉमी को वापस पाना है। और ये बात गांठ बांधने लायक है, जैसा कि किताब बार बार साफ करती है कि ये सिद्धांत सिर्फ काम या करियर तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, इनका असर और एप्लीकेशन जीवन के हर पहलू पर होता है। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ, Okay. आपके रिश्ते, Okay. आपकी हॉबीज, Okay. आपकी मेंटल और इमोशनल शांति। ये जीवन जीने का एक होलिस्टिक अप्रोच है, न कि सिर्फ काम निपटाने की कुछ नई टेक्निक्स। ये आपकी टू डू लिस्ट को मैनेज करने के बारे में उतना नहीं है जितना आपकी जिंदगी को जीने के तरीके को बदलने के बारे में है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि इन सिद्धांतों को अपनाने का एक गहरा भावनात्मक पहलू भी है। ये सिर्फ लॉजिकल या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर हफ्ते या हर दिन कॉन्शियसली ये चुनाव करता है कि वो अपनी तय की हुई प्रायोरिटीज को फॉलो करेगा, अपनी भावनाओं और एनर्जी लेवल्स का ध्यान रखेगा और उन बाहरी या अंदरूनी दबावों से बचेगा जो बेवजह का स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा करते हैं, तो नतीजा सिर्फ एक तथाकथित अधिक प्रोडक्टिव जीवन नहीं होता। बर्कमैन के अनुसार नतीजा होता है एक ज्यादा शांत, ज्यादा संतोषजनक और ज्यादा सार्थक जीवन। मीनिंगफुल लाइफ, शांति और सार्थकता। हाँ, जब आप लगातार इस चिंता से मुक्त होते हैं कि अगला काम क्या है या मैं पीछे तो नहीं रह गया, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा गहराई से जी पाते हैं। आप अपने रिश्तों को ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, अपने अनुभवों का ज्यादा आनंद ले पाते हैं। किताब का नजरिया यह है कि हर एक सप्ताह एक अनमोल खजाना बन सकता है अगर उसे अवेयरनेस, इंटेंशन और एक्सेप्टेंस के साथ जिया जाए। ये लगातार कुछ करने की धुन से हटकर शांति से होने की अवस्था की ओर एक शिफ्ट है। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद यही सबसे सार्थक लक्ष्य है। तो इस पूरी बातचीत का सार लबोलुआब यही निकलता है कि जीवन, जैसा कि ओलिवर बर्कमैन की किताब और हमारे स्रोत बताते हैं, एक सीमित, कीमती और बहुत ही मानवीय संसाधन है। इसे मैनेज करने की असली कला शायद ज्यादा चीजें करने में नहीं, बल्कि सही चीजें करने में है। बिल्कुल। और शायद उससे भी ज्यादा उन चीजों को पूरी गुणवत्ता, गहराई और उपस्थिति के साथ करने में है, ये जानते हुए कि हमारे पास इन अनुभवों के लिए लिमिटेड टाइम ही है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करना, अपनी नश्वरता को मानना, ये असल में हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये हमें उन चीजों पर फोकस करने के लिए स्वतंत्र करता है जो वास्तव में हमारे दिल के करीब हैं, जो हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। ये सुनने में पैराडॉक्सिकल लगता है, विरोधाभासी। हाँ, लग सकता है, लेकिन सीमाएं ही स्वतंत्रता ला सकती हैं। कैसी स्वतंत्रता? सब कुछ करने की कोशिश करने के उस अंतहीन बोझ से मुक्ति की स्वतंत्रता। ये चुनाव करने की स्वतंत्रता कि आप अपना अनमोल, लिमिटेड समय और ऊर्जा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और शायद इस चर्चा को समाप्त करते हुए सोचने के लिए एक अंतिम विचार ये हो सकता है, जो इस स्रोत सामग्री की भावना से ही प्रेरित है। इस आने वाले हफ्ते में ऐसा कौन सा एक छोटा लेकिन सार्थक कार्य, या शायद गैर कार्य, जैसे कुछ ना करना, बस आराम करना, हाँ, या किसी अपने के साथ बस यूं ही बैठना, बिल्कुल, किसी प्रियजन के साथ बिना एजेंडा के समय बिताना, ऐसा कौन सा काम या गैर काम चुना जा सकता है जो सिर्फ आपकी टू डू लिस्ट को छोटा करने के बजाय वास्तव में आपके जीवन की गुणवत्ता को,
आपके होने के अनुभव को बेहतर बनाएगा। किताब हमें लगातार खुद से ये सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, मैं अपने इन सीमित अनमोल हफ्तों का उपयोग कैसे कर रहा हूं या कर रही हूं?